Hello dear students, welcome to part 4 of a chapter 2 Natural Resources and Sustainable Development। बच्चों आपने वो लता मंगेशकर जी का फेमस गाना तो सुना ही होगा, राइट? पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। अब आप सोचोगे मैम को क्या हो गया, अचानक से गाना क्यों गा रहे? ईवीएस में और गाना पड़ता है बच्चों जब हमारा टॉपिक रिलेटेबल होता है। तो अब ये जो गाना है मैंने इसलिए गाना है क्योंकि पानी के बारे में हमको समझ में आ गया, कुछ तो है पानी से रिलेटेड, पीछे वाटर रिसोर्सेज भी दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली इसका जो लेना देना होगा वो किससे होगा, वो होगा हमारे पानी से ही रिलेटेड होगा। आइए बात करते हैं हम हमारे वाटर रिसोर्सेज के बारे में। बट ये एक ऐसी नेचुरल चीज़ है जो कि अवेलेबल है हमारे पास, नेचर से ही हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन क्या होता है बच्चों, यहाँ पर नेचर से अवेलेबल तो है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपने लिए इसका इतना यूज़ कर लिया है कि अब ये रिसोर्स कहीं ना कहीं डिप्लीट होने के चांसेस भी तो हो सकते हैं। नेचर ने तो हमें फ्री में दे दिया, लेकिन हम आज उसी को क्या कर रहे हैं, उसी को एग्जॉस्ट कर रहे हैं। ओके, वाटर एक्ट्स एज अ लाइफ लाइन फॉर ऑल द इकोसिस्टम। अब वाटर जो है, पानी जो है, ये तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम का काम करती है हमारे लिए। ये ना हो तो वी कैन नॉट सर्वाइव, राइट? 1 दिन 2 दिन 3 दिन रुक सकते हो भाई, पूरी ज़िंदगी तो नहीं रुक सकते हो। खाना नहीं मिल जाएगा चलेगा, पानी तो हमें चाहिए, राइट? क्योंकि हमारी लाइफ लाइन है वो। सिमिलरली इट हैज़ इमेंस इंपॉर्टेंस टू मैनकाइंड सिंस एजेस, और अभी से नहीं सदियों से इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा रही है। Human civilization developed in the flood plain where water was in abundance। अब ऐसी जगहों पर जहाँ पर फ्लड भी आ चुका है, वहाँ पर भी क्या है, ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो हुआ है। इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर एज रिसोर्सेस। अब पानी की क्या इम्पोर्टेंस है, अब क्या ही कहे हम बच्चों, पानी की इम्पोर्टेंस तो हम सबको पता है कि क्या है। एक दिन बिना पानी के रहकर देख लो, हमें अपने आप पता चल जाएगा पानी की इम्पोर्टेंस जो है वो क्या होती है। सबसे पहला है उसका फंडामेंटल इंपॉर्टेंस क्या है। एंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेनियस रीजन्स डिपेंड्स ऑन फ्रेश वाटर। यानी कि अब इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो पानी नहीं पीता होगा। तो ये तो फंडामेंटल यानी कि बेसिक इंपॉर्टेंस हो गया। ट्रांसपेरेंट बॉडी, वाटर हैज़ अ ट्रांसपेरेंट बॉडी, ये भी हमको पता है। ट्रांसपेरेंट यानी कि हम पानी का कोई कलर नहीं होता है और पानी एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, राइट? तो उसकी ट्रांसपेरेंट बॉडी है दैट मेक्स द सन रेज टू एंटर इनटू द डीप सी। अब इससे क्या होता है, क्योंकि पानी ट्रांसपेरेंट है तो ओशन के अंदर, सी के अंदर क्या है, सूरज की किरणें जा सकती है, जिसके थ्रू वहाँ पर प्लैंक्टन्स जो होते हैं, प्लैंक्टन्स बच्चों वो होते हैं जो पानी के अंदर जो प्लांटेशंस होते हैं, जो कि सन की एनर्जी की वजह से वहाँ पर ग्रो हो रहे हैं, जो कि हमारे मरीन लाइफ का खाना भी हुआ करता है, राइट? तो बेसिकली उसको हम प्लैंक्टन्स बोलते हैं। इट हेल्प्स टू ग्रो द प्लैंक्टन्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड फॉर मरीन ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या है, एक सोर्स ऑफ फूड है किसके लिए, मरीन ऑर्गेनिज्म में। मरीन ऑर्गेनिज्म यानी कि मरीन लाइफ जितनी भी है बच्चों, वहाँ पर क्या है, उनके लिए खाने का एक जरिया होता है हमारा प्लैंक्टन्स। नेक्स्ट इट सेज दैट नेविगेशन, waterways are considered as cheapest mode of transportation। Of course waterway का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है, चीपेस्ट है। हाँ, ये अलग बात है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है हमको वाटरवे से अगर हम ट्रैवल करें, लेकिन कोई बात नहीं, सस्ता भी तो है। मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इज कैरिड थ्रू वाटरवेज थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब दुनिया में जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं वो कहाँ से होते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉल्ट प्रोडक्शन। एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सलाइन वाटर ऑफ द सी इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द मैन। अब इसी के साथ साथ सॉल्ट वाटर, जो समुद्र का पानी होता है, जो इतना खारा पानी होता है, कहीं ना कहीं सॉल्ट भी हम क्या करते हैं, उसी पानी के अंदर से जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, अब पानी को कैसे बांटा गया है, बेसिकली टोटल वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है पानी का इस अर्थ के ऊपर, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एयर, लैंड एंड इन द ओशन, यानी कि तीनों हिस्सों में बांटा गया है। लैंड में भी दिया गया है पानी, ओशन में भी दिया गया है, हवाओं में भी दिया गया है। अराउंड 97.6% ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ सर्फेस इज इन द ओशन, यानी कि 97.6% जो पानी है वो कहाँ पर है, वो है ओशन के अंदर। अब रिमेनिंग 2.4% इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर, जो कि फ्रेश वाटर के फॉर्म में अवेलेबल है, जो पीने लायक पानी होता है वो। आउट ऑफ दोज 2.4% और अराउंड 2.07% इज इन द फॉर्म ऑफ आइस एंड स्नो। अब ये जो 2.4% बच्चों हम देख रहे हैं, इसको वापस से सब डिवाइड किया गया है। इसी 2.4% का अगर हम बोले, इसी 2.4% को वापस डिवाइड किया गया है, जो कि
आइस और स्नो के फॉर्म में है, तो ये दोनों को मिलाकर समवेयर अराउंड 2.07% जो है, 2.07% किसका, 2.4% का is in the form of ice and snow. ग्राउंड वाटर अकाउंट्स फॉर 0.28%. जो ग्राउंड वाटर है, जो जमीन के अंदर पानी है, वो है 0.28%. रिवर्स एंड लेक्स अकाउंट्स फॉर 0.02% एंड एटमॉस्फेयर कंटेन्स 0.0001%. सोचो, एटमॉस्फेयर में जो पानी अवेलेबल है वो 0.0001% है. हालांकि अगर उसके अलावा देखा जाए तो आइस एंड स्नो के फॉर्म में हमें लगता है अरे इतने सारे बर्फ, लेकिन उसका परसेंटेज तो देखो सिर्फ 2.07%. हम देखते हैं अरे पानी समुद्र में इतना है, वो तो 97.6% है. फ्रेश वाटर देखो कितना अवेलेबल है, फ्रेश वाटर जो है वो अवेलेबल है सिर्फ 2.4%. उसके बाद फिर उसको फिर डिवाइड किया जाता है आइस में, स्नो में. 2.4% का 2.7% जो है वो आइस और स्नो में कन्वर्ट हो जाता है. इस तरीके से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है लैंड, ओशन और एयर में इक्वल नहीं है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. अब बच्चों ये काम हम इंसानों ने तो बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचर से अवेलेबल है, तो वही से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होकर हमें मिला है. प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ वाटर रिसोर्सेज. अब क्या प्रॉब्लम है जो वाटर रिसोर्सेज के साथ में जुड़ी है? सप्लाई एंड यूसेज ऑफ वाटर, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. पानी का सप्लाई और उसका जो यूसेज है, जिस तरीके से हम उसको यूज करते हैं. ग्लोबल सप्लाई इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली अराउंड द प्लैनेट. अभी हमने देखा कि पूरे प्लैनेट के ऊपर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है. इक्वल या इवन या सेम क्वांटिटी में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पर नहीं है. नॉर इज वाटर इक्वली अवेलेबल एट ऑल द टाइम्स थ्रू आउट द ईयर. इसी के साथ साथ पूरा साल पानी भी तो अवेलेबल नहीं रहता है हर जगह पर प्रॉपर तरीके से. मैनी एरियाज ऑफ द वर्ल्ड हैव सीरियसली इनएडिक्वेट एक्सेस टू वाटर. दुनिया में ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पर पानियों की बच्चों कमी है, वहाँ पर प्रॉपर पानी की फैसिलिटी भी अवेलेबल जो है वो नहीं है. एंड मैनी प्लेसेस विद हाई एनुअल एवरेजेस एक्सपीरियंस ऑल्टरनेटिंग सीजन्स ऑफ ड्रॉट एंड मॉनसून्स. और ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश है, बहुत ज़्यादा पानी जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है. Some areas have good volumes of water, but due to remoteness or runoff cannot supply water. अब कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर पानी जो है बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि बहुत ही इंटीरियर में है, बहुत ही दूर है, तो पानी का सप्लाई जो है वो नहीं हो सकता है. कहाँ नहीं हो सकता है? टू एग्रीकल्चरल लैंड एंड पॉपुलेशन सेंटर्स वेयर वाटर इज नीडेड. उन जगहों पर जहाँ पर पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो. नेक्स्ट है इंक्रीजिंग डिमांड एंड स्कैरसिटी, यानी कि पानी की डिमांड तो है ज़्यादा, लेकिन उसी के साथ साथ अवेलेबिलिटी जो है वो पानी की क्या है, कम है. एग्रीकल्चरल सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ फ्रेश वाटर. एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा क्या है, कंज्यूमर है. किसका कंज्यूम करता है? फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को. दैट अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ द ग्लोबल कंजम्पशन, यानी ग्लोबली जितना कंज्यूम किया जाता है एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है. वेयर एज इंडस्ट्रियल सेक्टर अकाउंट्स फॉर 22%. हालांकि देखा जाए तो इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना यूज़ करता है अपने कंजम्पशन के लिए? सिर्फ 22% of global water consumption, and the residential sector uses the remaining 8%. और जो remaining 8 आ गया हमारे पास, वो कौन यूज़ करता है? रेसिडेंशियल सेक्टर, जो कि हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं. The increasing demand of water in all these sectors has resulted into scarcity of water. अब ये सारे ही सेक्टर्स में जो है बच्चों, सब जगह पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका जो अवेलेबिलिटी है वो क्या है, वो कम पड़ रहा है. यानी अवेलेबिलिटी कम है, लेकिन इन्हीं जगहों पर उनकी डिमांड जो है वो बढ़ते जा रही है. नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन. देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन सच एज फैक्ट्रीज. अब वाटर किस तरीके से पोल्यूट होते हैं? फैक्ट्रीज के थ्रू हो सकते हैं, पावर प्लांट के थ्रू हो सकते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट के थ्रू, यानी कि जितनी भी गंदगी है वो सारी की सारी पानी में जा रही है, वाटर बॉडीज में जा रही है. कोल माइंस, ऑयल वेल्स है, तो क्या होता है कई बार समुद्र में हम देखते हैं ना, ऑयल के ऐसे बड़े बड़े कंटेनर्स जो है वो फेंके रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से, क्योंकि वो पलटी हो गया, पानी के अंदर चला गया, अब वो पानी तो पीने लायक बिल्कुल भी नहीं रहा है. ड्यू टू दीज सोर्सेज वाटर पोल्यूशन इज रीचिंग एपिक प्रोपोर्शंस. तो इन रीजनों की वजह से क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन जो है वो बढ़ते जा रहा है. इन द US 40% ऑफ द रिवर्स एंड लेक्स आर कंसिडर्ड टू पोल्यूटेड टू सपोर्ट नॉर्मल एक्टिविटीज. यानी US में कहा गया है कि रिवर्स के कितने परसेंट, 40%.
40% रिवर्स और लेक्स क्या हो चुकी है बच्चों, पूरी तरीके से पल्यूट हो चुकी है, वो पानी यूज नहीं किया जा सकता। चाइना में कितना है बच्चों, चाइना में 80% ऑफ द रिवर्स आर सो पल्यूटेड दैट फिश कैन नॉट सर्वाइव इन देम। 80% चाइना में इतना ज़्यादा वाटर पोल्यूशन है कि वहाँ पर मरीन लाइफ जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर सकती है। इन जापान 30% ऑफ ग्राउंड वाटर, जापान में 30% जो है ग्राउंड वाटर का हैज़ बीन कंटामिनेटेड बाय इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, यानी जापान में जो रिस्पॉन्सिबल है सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है 30% वाटर को कंटामिनेट करने के लिए। गंगा रिवर विच सपोर्ट्स अराउंड 500 मिलियन पीपल इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स इन द वर्ल्ड। अब बात आती है बच्चों हमारे कंट्री की, तो जो द ग्रेट हमारी गंगा रिवर है, गंगा नदी जो है पूरी दुनिया में, सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में माना जाता है सबसे ज़्यादा मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है इन दी वर्ल्ड, जो 500 मिलियन लोगों को सपोर्ट करती है। तो बेसिकली इतने ही लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, हमारी गंगा नदी को पूरी तरीके से पोल्यूट कर रखा है। ओके, so these are some of the points. Moving ahead with the next point, growing demand for water in urban areas. अब पानी की जो डिमांड है अर्बन एरियाज में भी बढ़ते जा रही है, राइट। द ग्लोबल वाटर डिमांड हैज़ इंक्रीज्ड मेनली, अब ये जो पूरी दुनिया में पानी का डिमांड बन गया है वो किसकी वजह से, ग्रोइंग डिमांड फ्रॉम इंडस्ट्रियल, कहाँ से आ रहा है, इंडस्ट्रियल है, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल सेक्टर्स है, यहाँ से पानी की डिमांड बढ़ते जा रही है। ऑल ऑफ दिस मेनली रिजल्ट फ्रॉम ग्रोइंग अर्बनाइजेशन। अब ये सारी चीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि अर्बनाइजेशन जो है वो बढ़ रहा है, गाँव जो है वो और डेवलप हो रहे हैं, शहरों की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज हो रहा है। एज द पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज अराइज, यानी कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा डिमांड फॉर वाटर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, अर्बनाइजेशन होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो लोगों की डिमांड और ज़्यादा क्या होगी, बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है एक्सेस यूज ऑफ वाटर ड्यू टू चेंजिंग लाइफस्टाइल, यानी कि अब पानी का और ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बदल रही है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज़ लेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच इज़ इंक्रीज द परचेसिंग पावर, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हो गया, अब इतने सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो गया तो हमारी परचेसिंग पावर कैपेसिटी जो है वो भी बढ़ गई। Large number of appliances, electronic gadgets and fittings of bathrooms are available in market and generally tempt people to buy them. अब ये जो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है जो कि मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि भाई अब हमारे पास पैसा है तो हम तो जाकर महंगी चीज़ें खरीदेंगे ही मार्केट में, बाजार से जाकर कई सारी ऐसी चीज़ों को ले आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है, अब हमारे पास पैसे आ गए, खरीदने की हमारी औकात हो गई है तो हम तो जाकर सस्ती चीज़ लेते थे, पहले भाव तोल करके लेते थे, अब ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हम लेने लग गए हैं। मार्केट में जो चीज़ें नज़र आ गई लेने गए थे कुछ और, खरीदाते हैं और 4 प्रोडक्ट हम लोग। तो ये क्यों होता है बच्चों? क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होने की वजह से। अब ये बोलता है फॉर एग्जाम्पल टैप्स एंड शावर्स आर डिजाइंड इन सच अ वे दैट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कम्स आउट व्हेन दे आर टर्न्ड ऑन। अब नल को, जो हमारे घर में नल होता है उसको टैप्स बोलते हैं, शावर होते हैं, इनकी डिज़ाइन ही इस तरीके से की जाती है कि हमको लगता है नहीं अब तो पैसा आ गया ना, अब घर में एक शावर तो होना चाहिए, पानी की टंकी होना चाहिए, अब एक शावर होना चाहिए। पहले भले ही आप एक बाल्टी और मग्गे से नहा रहे थे, लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास पैसा आ गए, अब हम फ्लैट में रहने जा रहे हैं तो एक शावर होना चाहिए। शावर की डिज़ाइन अच्छी लगती है, जो बेस्ट होगी वो जाकर हम सेलेक्ट करके आते, जो नल का स्टाइल हमको अच्छा लगेगा, जो टैप्स अच्छे लगेंगे, डिज़ाइन अच्छी लगेगी, हम जाकर उसको ख़रीद ले आते हैं, ये सोचे बिना कि वो कितना ज़्यादा अगर हमने उसको ओपन किया या उसका यूज़ किया तो वो पानी का कंजम्पशन जो है वो सबसे ज़्यादा करेगा। इस चीज़ को हम लोग जो है वो रियलाइज़ करते ही नहीं है, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक वी आर मेकिंग, जिसकी वजह से पानी का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, अननेसेसरी वेस्टेज हो रहा है। Washing machines and dishwashers use large amount of water but are convenient and suit the present day lifestyle. अब इसी के साथ साथ जो वॉशिंग मशीन्स है हमारी और उसके साथ साथ हमारे डिश वॉशर्स जो है, देखो बच्चों अब तो ज़माना ऐसा आ गया है कि कहाँ हाथों से बर्तन धोते फिरे हम, डिश वॉशर है, सारे बर्तन उठाकर डाल दो, पानी से धोकर साफ़ होकर निकल जाएंगे। लेकिन अब ये नहीं सोचते हम हमारी फिजिकल मेहनत तो बचा रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है वो ज़्यादा क्या हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है, वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट इनएडिक्वेट सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, यानी कि जो सीवेज, जो ह्यूमन बेसिकली पूपिंग्स होती है या उसके अलावा जो भी गंदगी होती है जो
गटर बेसिकली होता है जो बाहर की तरफ हम अपने वॉशरूम से अटैच करते हैं, या कई बार इंडस्ट्रियल सीवेज भी होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी होता है जो पानी वाटर बॉडीज़ में हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बेसिकली इन द लेस डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स ईदर टोटली आर लैकिंग और आर नॉट प्रॉपरली वर्किंग। यानी साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स या तो बना ही नहीं है, या तो ऐसा बना है कि जो सही से काम नहीं कर रहा है। In urban areas, 95% of all sewage is discharged. यानी कि अर्बन एरियाज में 95% सीवेज जो है वो वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज किया जाता है, बिना उसको ट्रीट किए हुए, बिना सही तरीके से उसको उसकी गंदगी निकाले हुए, वो है रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस के अंदर। नेक्स्ट है वेस्टेज ऑफ वाटर। अब इसी के साथ साथ हम पानी वेस्ट भी तो करते हैं। During evaporation, leaks and other losses, 65% to 70% water is lost as per the World Resource Institute। यानी जो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है उसके अंदर कितना पानी जो है वो बच्चों लॉस्ट हो जाता है, 65 से 75%। ये रिपोर्ट बताती है हमको वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की। इर्रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई, यानी कि पानी का सही मेंटेनेंस नहीं करना। पाइपलाइंस रिजल्ट्स इनटू वाटर लीकेज प्रॉब्लम। अब कई सारी ऐसी भी जगह होती है जहां हमको पता है कि पानी के लिए लीकेज है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसके लिए कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से वेस्ट हो रहा है। लॉट ऑफ फ्रेश वाटर इज वेस्टेड ड्यूरिंग द लीकेज। अब इसी के साथ साथ जितना भी फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है हमको पीने का पानी हमारे यूसेज के लिए, वो भी क्या हो जाता है बच्चों, वेस्ट हो जाता है। लीकेज इन वाटर टैंक इन अर्बन एंड रूरल एरियाज ऑल्सो वेस्ट वाटर। अब रूरल हो चाहे अर्बन हो, लेकिन अगर वाटर टैंक में लीकेज है, हमने उसको रिपेयर नहीं करवाया, तो अल्टीमेटली वो भी वाटर को वेस्ट करने के बराबर ही होता है। नेक्स्ट है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ बिग डैम कंस्ट्रक्शन। अब डैम का कंस्ट्रक्शन तो हमने पढ़ा था कुछ पुराने लेक्चर्स में कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, डैम का कंस्ट्रक्शन होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम जिसको बोलते हैं। लेकिन फिर ये चीज़ गलत क्यों है, ये फिर चीज़ क्यों कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम, एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमको बताती है। आइए देखते हैं। Construction of large dams often leads to flooding of towns and agricultural land। यानी कि डैम का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसकी वजह से क्या होता है, टाउन्स में और एग्रीकल्चरल लैंड में फ्लड्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दिस यूजुअली हैपन्स इन द मानसून सीजन। सबसे ज़्यादा मानसून सीजन में ये प्रॉब्लम होती है। व्हेन देयर इज़ हाई रेनफॉल, यानी रेनफॉल जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो। लार्ज डैम्स वेस्ट ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम इवेपोरेशन। तो जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा पानी जो है वो पानी का बहाव आता है इवेपोरेशन के जरिए। Also in some areas, large dams can cause major damage when there are natural calamities like earthquakes and floods। अब हमने बड़े बड़े डैम्स तो कंस्ट्रक्ट कर दिए, लेकिन कई सारे एरियाज ऐसे भी होते हैं जहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है जो कि अर्थक्वेक और फ्लड से रिलेटेड हो सकती है। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर प्राइसिंग पॉलिसी। अब ये जो वाटर का जो प्राइस होता है जो हम पे करते हैं यूसेज के लिए, उसकी पॉलिसी हमको क्या बोलती है। Water is wasted due to government subsidies of water supply projects that create artificially low water price। अब ये जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बनाती है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो उसके प्राइजेस क्रिएट होते हैं वो बहुत ही लो होते हैं। In India, the price of for water in different sectors is fixed by the state government। अब इंडिया में ये जो प्राइस जो है, जो कोई भी फिक्स करता है अलग अलग सेक्टर्स के लिए, इट इज़ फिक्स्ड बाय होम, इट इज़ फिक्स्ड बाय दी स्टेट गवर्नमेंट्स एंड वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। और हर एक स्टेट में ये जो रेट्स होते हैं पानी के वो अलग अलग होते हैं। वाटर रेट्स फॉर एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन डू नॉट कवर इवन द वर्किंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस। तो जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है पानी और डोमेस्टिक पर्पस यानी हमारे घरेलू पर्पस के लिए जो पानी यूज़ होता है बच्चों, वो इतना पैसा भी चार्ज नहीं करते जितना उनको सर्विस देने का खर्चा आ जाता है। यानी कि मैं अगर आपको कोई सर्विस दे रही हूँ तो जितना मुझे चार्ज आपसे करना चाहिए उससे भी मैंने बहुत ही कम आपको चार्ज किया है। दैट इज़ व्हाट द पॉइंट एग्जैक्टली मीन्स। ओके, सो दैट इज़ हाउ वी हैव कवर्ड सर्टन पॉइंट्स, सर्टन इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, और उसके साथ साथ हमने देखा किस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो जुड़ी है वाटर रिसोर्सेज के साथ। अब हमने प्रॉब्लम देख लिया, उसका इम्पोर्टेंस समझ लिया, अब हम देखेंगे उसका सोल्यूशन। सो बेसिकली इसे हम कहते हैं कंजर्वेशन मेथड्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल डैम्स एंड क्रिएशन ऑफ वाटर रिजर्वॉयर्स एट सूटेबल लोकेशन। यानी कि डैम्स जो है वो बहुत बड़े बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, छोटे डैम भी बना सकते हो, छोटे छोटे वाटर रिजर्वॉयर्स भी बना सकते हो जो कि
हेल्प करेंगे हमको पानी को बचाने में। स्मॉल डैम्स आर इकोलॉजिकली एंड इकोनॉमिकली वायबल। छोटे छोटे डैम्स होते हैं वो इकोनॉमिकली भी हमारे लिए अच्छे होते हैं, हमारे जेब पर भी भारी नहीं होते हैं, और इकोलॉजिकली भी क्या होते हैं, हमारे लिए सही होते हैं। टू मीट द वाटर नीड्स ऑफ रूरल एंड अर्बन पीपल, ताकि गांव के और शहर के लोगों की जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, वो पूरी हो सके। स्मॉल डैम्स विल हैव लेस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ड्यूरिंग द नेचुरल कैलामिटीज। इसी के साथ साथ जब ये स्मॉल डैम बने होंगे तो नेचुरल कैलामिटीज जैसे हमने देखा अर्थक्वेक या फ्लड्स आते हैं तो उसमें किसी तरीके की दिक्कत हमको नहीं आती है। नेक्स्ट है वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब किस तरीके से एग्रीकल्चरल सेक्टर में हम पानी को बचा सकते हैं। एग्रीकल्चर इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर। एग्रीकल्चर जैसे बच्चों हमने देखा सबसे पहले एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा यूज होता है 70%, 22% कहाँ यूज होता है बच्चों, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। उसके बाद जो रिमेनिंग है हमारा वो डोमेस्टिक पर्पस या फिर कमर्शियल पर्पस के अलावा हाउस होल्ड पर्पस के लिए यूज होता है। In order to save water, the water subsidy for agriculture should be reduced. पानी को अगर बचाना है तो हमको सबसे ज़्यादा क्या बचाना होगा, पानी की जो सब्सिडी है एग्रीकल्चर के लिए वो उसको रिड्यूस करनी होगी। क्रॉप्स विच कंज्यूम लेस वाटर शुड बी ग्रोन। ऐसे क्रॉप्स को क्या करना चाहिए, हमको प्रोड्यूस करना चाहिए जो कि पानी का कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा नहीं लेते हैं। माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ड्रिप एंड स्प्रिंकल इरिगेशन होता है बच्चों, शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। तो ये जो है ये पानी का यूज़ जो है वो बहुत कम करते हैं, लेकिन पूरी खेती में पानी जो है वो जाता है। ड्रिप एंड स्प्रिंकल इरिगेशन बच्चों हमने पढ़ा होगा, बेसिकली अगर आपको याद होगा जैसे पानी के खेतों के बीच में एक फवारा होता है पानी का, जब टाइम होता है हमको खेती में पानी देने का तो चारों तरफ वो इस तरीके से घूम के क्या करता है, पानी को सप्लाई करता है। तो ऑटोमेटिकली इससे पानी का ज़्यादा क्या होता है, वेस्टेज नहीं होता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो हमको बोलता है वाटर कंजर्वेशन इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज कैन अडॉप्ट द फॉलोइंग मेथड्स टू कंजर्व वाटर। अब अर्बन एरियाज यानी शहर के लोग पानी को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, हाई चार्जेस शुड बी लेविड फॉर ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पीने के पानी के ऊपर ज़्यादा चार्ज लगा दो ताकि लोग क्या करें, ज़्यादा पानी को वेस्ट ना करें। अंडरग्राउंड पाइप्स शुड बी मेंटेन प्रॉपर्ली। जितने भी पाइप्स जो होते हैं ज़मीन के अंदर जो हम बनाते हैं उसको सही से मेंटेन करके रखो। अगर लीकेज होगा तो पानी वेस्ट होगा, अगर आप बार बार उसका मेंटेनेंस चेक कर रहे हो, लीकेज नहीं है तो पानी वेस्ट नहीं होगा। इन हाउस होल्ड्स और इंडस्ट्रीज, होटल्स, वेस्ट वाटर मस्ट बी रिसाइकल, यानी कि घरों में, इंडस्ट्रीज़ में, कमर्शियल पर्पसेस के लिए जहाँ पर पानी यूज़ होता है वहाँ पर पानी को रिसाइकल करते जाओ। रिसाइकल मतलब हो सके उतनी बार ऐसे कामों में उसको लाओ जिसका बार बार क्या हो सके, यूज़ हो सके। वाटर मीटर्स शुड बी इंस्टॉल। इसी के साथ साथ पानी का यूसेज कौन कितना करता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के हमारे मीटर्स होते हैं वैसे ही पानी के भी मीटर्स होते हैं, तो उनको भी इंस्टॉल कर दो हर जगह पर, पता चलेगा कि लोग कितना ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं। कोटा सिस्टम शुड बी अडॉप्टेड सो दैट इंडिविजुअल गेट्स मिनिमम वाटर रिक्वायर्ड। एक ऐसा कोटा सिस्टम लेकर आओ ताकि हर एक इंसान को इतना ही पानी का रिक्वायरमेंट है तो उसको उस हिसाब से उतना ही पानी जो है वो अलॉट किया जाए। इस तरीके से अर्बन एरियाज में हम पानी को प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड इज डिफाइंड एज एनी सरफेस एरिया फ्रॉम विच रेन वाटर इज कलेक्टेड एंड ड्रेन्ड थ्रू अ कॉमन पॉइंट। तो वाटरशेड मैनेजमेंट हमको बोलता है एक ऐसा एरिया जहाँ पर बारिश का जो पानी होता है हम उसको क्या करते हैं, एक जगह पर कंजर्व करके, प्रिजर्व करके, सेव करके जो है हम रख रहे हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट शुड बी प्रैक्टिस एज इट हेल्प्स टू कंजर्व सॉइल एंड वाटर। अब ये वाटरशेड मैनेजमेंट हमको करना चाहिए हमेशा, क्योंकि वो कौन सी प्रैक्टिसेस करवाते हैं, सॉइल और वाटर को प्रोटेक्ट करने की। रिचार्जेस ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करता है, और उसी के साथ साथ मैनेजेस क्रॉपिंग सिस्टम, यानी जो हमारे क्रॉप्स की ग्रोथ है उसके लिए भी क्या करता है, हमको मदद करता है। तो जो बारिश का पानी है हम उसको भी सेव करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल एंड अफोर्डेबल टेक्निक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी ऑफ वाटर। तो ये बोलता है रेन वाटर जो है उसको हार्वेस्ट करना है। तो ये कौन सी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, पानी की कमी, जो पानी की किल्लत है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इन दिस मेथड रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन लैंड सरफेस इज कैप्चर्ड। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हमको क्या सिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो बारिश का पानी गिर रहा है उसको कैप्चर करो, यानी कि उसको संभाल कर रखो, उसको स्टोर करो, कहीं सेव कर लो और अपने अलग अलग पर्पस के लिए उसको यूज कर सकते हो। दिस मेथड कैन बी प्रैक्टिस्ड इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। यहाँ पर बच्चों हमको बोल रहा है स्पेसिफिकली, जैसे बारिश आ रही है, हमने कहीं पर पानी उसका जमा करके रख लिया, अब वो पानी तो हमको पता है आसमान से गिरा हुआ है, साफ पानी है, तो हम उसका यूज़
कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट। ऐसे सारे पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, ताकि उस पानी का वेस्ट ना हो ज़्यादा जो पीने लायक है, और ऐसा पानी जिससे हम अपना छोटा मोटा काम चला सकते हैं, तो वाई नॉट मेक इट यूज फॉर दैट पर्पज। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई हैज़ मेड इट मैंडेटरी टू प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है ग्रेटर मुंबई का, उसने क्या किया, MCGM ने कंपलसरी बोला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक जो है वो तुमको करनी है फॉर द अपकमिंग डेवलपमेंटल प्लॉट्स हैविंग एरिया मोर देन 1000 स्क्वायर किलोमीटर। तो बेसिकली ऐसे एरियाज में जहां पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर होगा, ऐसी जगहों पर अगर कोई प्लॉट्स अलोकेट होते हैं तो वहां पर मैंडेटरी बोला है MCGM ने मुंबई में कि आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक जो है वो अपनानी ही पड़ेगी अगर आप वहां पर रहते हो तो। नेक्स्ट आता है हमारा फॉरेस्ट बेल्ट। प्लांट ट्रीज एट सर्टन रेगुलर इंटरवल्स एंड स्पेशली इन द इरोजन प्रोन एरियाज। यानी कि ट्रीज को और ज़्यादा प्लांट करते जाओ ऐसे एरिया में जहाँ पर इरोजन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। दिस इंक्रीज इन द फॉरेस्ट बेल्ट एरिया विल हेल्प प्रिवेंट पोल्यूशन। अब हमको पता है अच्छे से पोल्यूशन है, क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन भी हमने ही कर रखा है। पोल्यूशन हमको ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा अगर हमारे आसपास का एनवायरनमेंट थोड़ा ग्रीनरी होगा, तो उसके लिए ट्रीज़ को प्लांट करने की ज़रूरत है। तो वही ये पॉइंट हमको बोलता है कि इस तरीके से धीरे धीरे ऐसे एरियाज़ में आप उसको फॉरेस्ट बनाना जो है वो शुरू कर दो, क्योंकि जहाँ पर प्लांट होगा वहाँ पर हीट जो है वो कम होगी और पोल्यूशन जो है वो कम होगा। एंड इंक्रीज वाटर पर्कुलेशन। फॉरेस्ट कैन सॉल्व बोथ द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लड्स एज वेल एज ड्रॉट्स। तो फॉरेस्ट जो है वो दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, एक तो फ्लड्स को और दूसरा ड्रॉट्स को। ड्रॉट्स यानी कि सूखा पड़ जाना वो, और फ्लड्स यानी कि हम जानते हैं जो बाढ़ आ जाती है हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट इट इज टॉकिंग अबाउट कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन। किस तरीके से हम वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। सिंस फ्रेश वाटर सप्लाई इज लिमिटेड इन स्कार्स रिसोर्स, यानी कि क्योंकि हमको पता है फ्रेश वाटर का सप्लाई जो है वो कम है, और कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि स्कार्स यानी कि उसकी क्वांटिटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। इट्स पोल्यूशन बाय ह्यूमन एक्टिविटी इज नॉट डिजायरेबल। अब हमको अच्छे से पता है जो चीज़ हमारे पास कम है तो हम उसको पोल्यूट नहीं कर सकते हैं। पोल्यूशन ऑफ वाटर हैज़ टू बी कंट्रोल एंड प्रिवेंटेड बाय इंप्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो पानी का जो पोल्यूशन है उसको अगर हमको कंट्रोल करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन जो है हमको बनाने पड़ेंगे। इंडस्ट्रीज कैन रिड्यूस पोल्यूशन बाय रिसाइकलिंग वाटर। अब इंडस्ट्रीज जो है वो वाटर का रिसाइकल करते हुए उसको वापस से यूज कर सकती है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लान शुड बी सेटअप टू अवॉइड लार्ज अमाउंट ऑफ पोल्यूशन। इसी के साथ साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लान यानी जो भी गंदगी आप जो है वो पानी में वाटर बॉडीज में डाल रहे हो, तो ऐसा एक प्लांट बना जो कि उन सीवेज को प्रॉपरली क्या कर रहा है, वाटर बॉडी से बाहर निकाल रहा हो। इस तरीके के प्लांट जो है वो सेटअप करना कंपलसरी होना चाहिए। वाटर कंजर्वेशन अवेयरनेस प्रोग्राम। तो बेसिकली अब जो है लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है हमको कि भाई पानी को बर्बाद मत करो। रिडक्शन ऑफ वेस्टेजेस ऑफ वाटर कैन बी बेस्ट अचीव बाय लॉन्चिंग अवेयरनेस कैंपेन। यानी कि पानी का वेस्टेज अगर बचाना है हमको तो क्या करना होगा, अवेयरनेस कैंपेन्स बनाना शुरू कर दो टू इन्वॉल्व ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी फॉर वाटर कंजर्वेशन। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंडस्ट्रियल लोग आए, एग्रीकल्चरल आए या डोमेस्टिक आए, हर एक सेक्टर से हर किसी को बुलाओ और उस प्रोग्राम का, इस कैंपेन का हिस्सा बनाओ उनको। सच अवेयरनेस इज पॉसिबल थ्रू डिफरेंट मीडिया। अब ये अवेयरनेस पॉसिबल है अलग अलग मीडिया के थ्रू, जैसे कि न्यूज़पेपर में आप ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट दे दो या कोई आर्टिकल लिख दो, रेडियो के किसी प्रोग्राम में इसके ऊपर अगर कोई चर्चा हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। उसी के साथ साथ टेलीविज़न के ऊपर अगर कोई भी सीरियल से रिलेटेड, कोई भी मूवी अगर इससे रिलेटेड या उनके बीच में ऐसा कोई एड्स प्ले कर दिया जाए जो कि वाटर कंजर्वेशन की बात करता है, तो ये एक अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा हो जाएगा। अदर वेज वुड बी ऑर्गेनाइज शॉर्ट प्लेज, स्ट्रीट प्लेज एंड लेक्चर्स। बच्चों आप जानते हो कॉलेज में आपके एनएसएस है, तो एनएसएस क्या करता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रीट प्लेज करता है। तो स्ट्रीट प्लेस क्या होते हैं, बेसिकली नुक्कड़ नाटक हम जिसको बोल सकते हैं, जहाँ पर हम लोगों के बीच में जाकर एक छोटा सा एक्ट करते हैं और उस एक्ट के जरिए लोगों तक कुछ बातें पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से शॉर्ट वीडियोस बनाकर लेक्चर्स में या स्ट्रीट प्लेस बनाकर हम लोगों के अंदर एक जागरूकता जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है वाटर कंजर्वेशन एट हाउस होल्ड लेवल, यानी अब घरेलू लेवल पर वाटर कंजर्वेशन किस तरीके से प्रिजर्व किया जा सकता है। फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू कंजर्व वाटर एट हाउस होल्ड लेवल। अब क्या तरीका अपनाया जा सकता है घर के अंदर अगर आपको पानी का वेस्टेज होने से रोकना है तो।
डो नॉट लीव द टैप रनिंग, अगर पानी बिना मतलब का बह रहा है तो उसको बंद कर दो। ब्रश करने के टाइम पे, हाथ धोने के टाइम पे, शेविंग के टाइम पे यूजुअली हम लोग टैप जो है वो ओपन छोड़ देते हैं, तो उसको बंद कर देना चाहिए। अवॉइड फ्लशिंग द टॉयलेट अननेसेसरीली, बार बार हमको एक हैबिट होती है, आउट ऑफ हैबिट हाइजीन जो है बच्चों हमको ये हैबिट होती है, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन बार बार फ्लश करने से हम कितना लीटर्स ऑफ वाटर जो है उसको वेस्ट कर देते हैं। तो ऑलवेज देयर आर टू ऑप्शंस व्हेन यू आर फ्लशिंग द टॉयलेट। एक होता है, दो तरीके के बटन्स होते हैं उसमें, एक होता है जो 1 लीटर पानी का यूज़ करता है, एक होता है जो 3 to 4 लीटर्स का यूज़ करता है। तो मेक श्योर आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर वाला जो है फ्लश करने वाला। नेक्स्ट दैट वी हैव इज मेक श्योर योर होम इज लीक फ्री। सो बेसिकली बच्चों जितने भी पाइपलाइंस होगी घर में जो वाटर से रिलेटेड हो, हमको ट्राई करना है कि कहीं पर कोई टैप में लीकेज ना हो या किसी तरीके से कोई वाटर पाइपलाइन में लीकेज ना हो। व्हेन वॉशिंग कार यूज बकेट एंड नॉट होज पाइप। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, होज पाइप एक बड़ा सा पाइप जो है उसका यूज़ करते हुए मस्त अपनी बड़ी सी कार को वॉश करते हैं। इसमें पानी का यूज़ जो है वो बच्चों वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे अननेसेसरी वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ होस पाइप यानी एक पाइप का यूज़ करने से ज़्यादा बेटर है, हमारे घर में बकेट तो होती है, बस एक बाल्टी और एक मग्गा का यूज़ करना है और अपनी कार को वॉश करना है। नेक्स्ट है लॉन्स एंड गार्डन्स शुड बी वाटर्ड इन द अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग सो दैट वाटर इवेपोरेशन लॉसेज आर मिनिमाइज्ड। सो बेसिकली अगर हमारे घर के बाहर कहीं कोई लॉन्स है, गार्डन्स है जो हमने बना रखे हैं अपने लिए, तो हमको क्या करना है, इसके अंदर भी जो हम बेसिकली उनको जब वाटर करते हैं या तो अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे हमको उनको वाटर करना है या तो लेट इवनिंग के टाइम पे, ताकि हम वो जो इवेपोरेशन का लॉस हो जाता है बीच में इन द मिड आफ्टरनून टाइम, उससे हम क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो इसी के साथ साथ बच्चों आज हमने पढ़ा है वाटर कंजर्वेशन के बारे में कि वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है, उसके साथ साथ क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है अगर वाटर का वेस्टेज ज़्यादा हो तो, और हमने उसके सॉल्यूशंस जो है वो भी देख ली है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा बच्चों हमारा वो होगा फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन के ऊपर। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर लेक्चर्स एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।